Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we will discuss some other code optimization techniques. कुछ टेक्निक्स का हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. आज हम रिमेनिंग कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का डिस्कशन करते हैं. जो अदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं उनमें से एक टेक्निक आती है डेड कोड एलिमिनेशन. ये डेड कोड एलिमिनेशन है क्या? तो डेड कोड एलिमिनेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेड वेरिएबल क्या होता है. तो कोई भी डेड कोड वेरिएबल जो होता है, ए वेरिएबल इज सेड टू बी डेड एट ए पॉइंट इन ए प्रोग्राम. कोई वेरिएबल डेड कहा जाता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी प्रोग्राम में इफ़ द वैल्यू कंटेन्ड इन इट इज़ नेवर बीन यूज्ड. अगर उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो कभी भी यूज़ न की जाए. यानी डेड कोड एलिमिनेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? डेड वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं. और डेड वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? जिसकी वैल्यू प्रोग्राम में कभी भी यूज़ न की जाए. ठीक है. और ऐसा कोड जिसके अंदर ये डेड वेरिएबल है उसको हम क्या कहते हैं? डेड कोड कहते हैं. द कोड विच कंटेन्स सच ए डेड वेरिएबल इज सेड टू बी द डेड कोड. अब पर्पज़ क्या है कि जब उसका यूज़ ही नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर कोड ऑप्टिमाइज करना है तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा. सो द ऑप्टिमाइजेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय एलिमिनेटिंग सच ए डेड कोड. ठीक है. क्योंकि उसका कोई यूज़ ही नहीं है तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जिससे कि हमें पता लगे कि ये डेड कोड है और इसको हमें एलिमिनेट करना है. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है इफ़ आई इक्वल टू 0, इफ़ आई इक्वल टू 1, ए इक्वल टू एक्स प्लस 5. ये लिखा हुआ है. आई की इनिशियल वैल्यू 0 है. जब आई की वैल्यू 1 होगी तब ये लूप चलेगा. तो अगर आप देखिए इस पूरे प्रोग्राम में आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू कभी 1 हो ही नहीं सकती. ठीक है. क्योंकि आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1 आएगी नहीं. तो न तो कोई आई का इक्वल टू 0 का यूज़ हो रहा है और ना आई इक्वल टू 1 का कोई यूज़ हो रहा है. ठीक है. तो ऐसा वेरिएबल आई वेरिएबल क्या कहलाएगा? डेड वेरिएबल कहलाएगा. क्योंकि ये कंडीशन इफ़ आई इक्वल टू 1 कभी सेटिस्फाई होगी ही नहीं. जब सेटिस्फाई ही नहीं होगी इसका मतलब है ये यूज़लेस है. न तो आई इक्वल टू 0 यूज़फुल है ना आई इक्वल टू 1. क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो ही नहीं रही है कहीं भी लूप में, तो आई की वैल्यू 1 कभी हो ही नहीं सकती. जब नहीं हो सकती इसका मतलब है कि ये वेरिएबल जो होगा पूरा पोर्शन इट इज़ ए डेड कोड. दिस इज द डेड कोड. तो हम क्या करेंगे? ऐसे कोड को एलिमिनेट कर देंगे और रिमेनिंग पोर्शन हमारा क्या बचेगा? ए इक्वल टू एक्स प्लस 5. ठीक है. तो जो कंडीशन या तो कभी प्रोग्राम में यूज़ ना हो या जो कंडीशन ऐसी है कि जिसका लिखने का ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके प्रोग्राम में, वो सारा कोड क्या कहलाता है? डेड कोड कहलाता है. ठीक है. तो इस तरीके से आप डेड कोड को एलिमिनेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम से जो यूज़ है आपके प्रोग्राम के लिए. अगला आता है कॉन्स्टेंट फोल्डिंग. ये कॉन्स्टेंट फोल्डिंग भी एक कोड ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है. कोड ऑप्टिमाइजेशन ये कहता है कि अगर आपने किसी प्रोग्राम में कोई कैलकुलेशन लिखी हुई है, मान लीजिए आपने लिखा हुआ है y इक्वल टू 3 इंटू 6, वाई इक्वल टू 3 इंटू 6 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. और आगे आप उस प्रोग्राम की वैल्यू को y को यूज़ कर रहे हो. तो जब आपको पता है कि y इक्वल टू 3 इंटू 6 कितना आएगा? 18 आएगा. तो कंपाइलर क्या करता है कि वो उसको कंपाइलेशन टाइम पर ही कैलकुलेट कर लेता है. ऐसा नहीं कि हर बार रन टाइम पर ही उसकी वैल्यू बार बार कैलकुलेट होगी. तो कांस्टेंट फोल्डिंग ये कहता है कि जो वैल्यू कंपाइल टाइम पर ही आपको एग्जैक्ट रिजल्ट दे सकती हैं, मल्टीप्लाई का रिजल्ट दे सकती हैं, या कोई भी ऑपरेशन है 2 + 3 इक्वल टू आपको 5 करना है, जब आपको पता है कि कंपाइल टाइम पे इसकी वैल्यू पता लग जाएगी, तो हम ऐसा नहीं कि उसको रन टाइम पे बार बार जाकर उसको कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो अब समझिए कांस्टेंट फोल्डिंग को. इन कांस्टेंट फोल्डिंग वी इवेल्युएट कांस्टेंट एक्सप्रेशन एट कंपाइल टाइम एंड रिप्लेस द कांस्टेंट एक्सप्रेशन बाय देयर वैल्यू. हम क्या करते हैं? कंपाइल टाइम पर ही उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं और जब प्रोग्राम को रन करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय उनका रिजल्ट यूज़ करते हैं, रेदर देन कि हम y इक्वल टू 3 इंटू 6 हर बार जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो हर बार वो मल्टीप्लाई करे. हमने कंपाइल टाइम पे उसकी वैल्यू निकालनी 18 और जब रन करेगा प्रोग्राम तो सीधे वो वैल्यू 18 यूज़ करेगा. ऐसा नहीं कि रन टाइम पर वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करेगा. ठीक है. तो रिप्लेसमेंट ऑफ द रन टाइम कंप्यूटेशन बाय द कंपाइल टाइम कंप्यूटेशन इज कॉल्ड द कांस्टेंट फोल्डिंग. रन टाइम कंप्यूटेशन का रिप्लेसमेंट कंपाइल टाइम कंप्यूटेशन से करना ही कांस्टेंट फोल्डिंग कहलाता है. जैसे 2 इंटू 3.14 आ रहा है एक्सप्रेशन कहीं पर भी, तो हमें पता है इसकी वैल्यू 6.28 आएगी. तो क्यों हर बार एग्जीक्यूशन के लिए मल्टीप्लाई को छोड़ना? हम क्या करेंगे? जो उसका रिजल्ट है 6.28 उससे रिप्लेस कर देंगे. तो कांस्टेंट फोल्डिंग ये कहता है कि कैलकुलेशन अगर आपको रिजल्ट पता है तो पहले ही कर लीजिए रेदर देन कि उसको रन टाइम पे करें.
दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट फोल्डिंग। इससे भी क्या होता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस समय एग्जीक्यूशन टाइम आपका सेव होता है। जब एग्जीक्यूशन टाइम आपका सेव होगा तो डेफिनेटली आपका जो कोड होगा वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अगला आता है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन ये कहता है कि ऐसे सब एक्सप्रेशंस जो प्रोग्राम में रिपीटेडली यूज़ हो रहे हैं उनको हम क्या करते हैं कि उनको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, उनको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, और बार बार उनका जब भी जिक्र आएगा तो उनको उनकी जो पुरानी वैल्यू हमने एक बार कैलकुलेट कर ली है वही वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे, ये देख लीजिए। द कॉमन सब एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन विच इज़ अपीयरिंग रिपीटेडली इन द प्रोग्राम विच इज़ कंप्यूटेड प्रीवियसली। कॉमन सब एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके आपने क्या है, जो प्रोग्राम में बार बार रिपीटेडली यूज़ हो रहा है और आपने एक बार अगर उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो बार बार प्रोग्राम में उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जब भी अगली बार आएगा हम क्या करेंगे, उसका जो ऑलरेडी एक बार आ चुका है, मान लीजिए आपका कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ कि मान लीजिए एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपका a इक्वल टू बी प्लस सी, बी इक्वल टू ए माइनस डी, सी इक्वल टू बी प्लस सी, डी इक्वल टू ए माइनस डी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा एग्जाम्पल। ये है बिफोर कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट करने से पहले। तो अगर आप देखें ध्यान से तो आपको पहला और तीसरा एक्सप्रेशन ये लग रहा होगा एक जैसा है, दूसरा और चौथा ये एक जैसा लग रहा होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको लगे कि भाई कॉमन से एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा है, भाई ए और सी एक जैसे हैं और बी और डी एक जैसे हैं, उनको सीधे सीधे हटा दो, नहीं। पहले आपको देखना पड़ेगा एक्सप्रेशन को कि क्या वाकई एक जैसे हैं या नहीं है। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। पहले में देखिए ए इक्वल टू बी प्लस सी आपने कैलकुलेट किया, दूसरा वाला जो b कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, ये इक्वल टू बी प्लस सी कैलकुलेट हो गया। दूसरा वाला जो b इक्वल टू ए माइनस डी है वो कौन सी a की वैल्यू यूज़ कर रहा है, ये जो रिजल्ट आया है इसकी वैल्यू यूज़ कर रहा है। कौन सी वैल्यू यूज़ कर रहा है, ये जो रिजल्ट आया है इसकी वैल्यू यूज़ कर रहा है, ठीक है, और एक d की वैल्यू यूज़ कर रहा है, ये आपने b निकाल लिया। अब देखिए c इक्वल टू बी प्लस सी आया, ये c जो यूज़ कर रहा है b की वैल्यू कौन सी यूज़ करेगा, ये c जो b की वैल्यू यूज़ करेगा कौन सी यूज़ करेगा, ये वाली। और जबकि ये वाला जो a इक्वल टू बी प्लस सी था वो कौन सी यूज़ कर रहा है, b की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। पहला वाला एक्सप्रेशन a इक्वल टू बी प्लस सी कौन सी यूज़ कर रहा है, b की इनिशियल वैल्यू, जबकि c इक्वल टू बी प्लस सी कौन सी यूज़ कर रहा है, ये वाली वैल्यू। तो दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये इनिशियल वैल्यू यूज़ कर रहा है a इक्वल टू बी प्लस सी, और c इक्वल टू बी प्लस सी कौन सी यूज़ कर रहा है, ये वाली वैल्यू यूज़ कर रहा है। तो पहला और तीसरा जो एक्सप्रेशन है ये वाला ये दोनों सेम नहीं है। सेम कब होते हैं, जब दोनों एक ही तरह की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। अब तक तो सेम का भी एग्जांपल दिखाए थे आपको। अगला देखिए d इक्वल टू ए माइनस डी, ये जो d इक्वल टू ए माइनस डी है a की वैल्यू कौन सी यूज़ कर रहा है, ये वाली, और d की वैल्यू कौन सी यूज़ कर रहा है, इनिशियल वैल्यू। ऐसे b को देखिए, b और d में देखिए, b और d में दोनों ही एक ही इनिशियल वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, देखिए, और तो कहीं आया नहीं है। ऐसे d है, d भी दोनों किसकी यूज़ कर रहे हैं, इनिशियल वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। यानी b इक्वल टू ए माइनस डी और d इक्वल टू ए माइनस डी ये दोनों सेम हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। दोनों में a माइनस डी को कैलकुलेट करने के लिए सेम फार्मूला है, जबकि a और c, a वाला तो इनिशियल वैल्यू b की यूज़ कर रहा है, c वाला इसका रिजल्ट यूज़ कर रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें ये आएगा, दूसरा एक्सप्रेशन ये आएगा, तीसरा वाला ये रिपीट हो रहा है वैसे तो, लेकिन हमने क्या बताया ये अलग रिजल्ट दे रहा है, तो ये आएगा। और चौथा वाला जो d इक्वल टू ए माइनस डी है इसकी जगह हम क्या करेंगे, d इक्वल टू बी कर देंगे कि ये जो d है ये क्या है, ये वही है जो b है, ठीक है। एक मेथड तो ये है क्या कि हम d की जगह क्या कर दें, b कर दें, ठीक है। कॉमन सब एक्सप्रेशन आपका एलिमिनेट हो गया। दिस इज़ वन ऑफ द वे टू एलिमिनेट द कॉमन सब एक्सप्रेशन। कोई जब भी d आएगा हमने कह दिया ये किसके इक्विवेलेंट है, b के। या फिर हम क्या करें कि d को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें। भाई हम क्या कह रहे हैं, d और b क्या है, सेम है। d को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया और जहाँ भी d आया हुआ है वहाँ हमने उससे किससे रिप्लेस कर दें, b से रिप्लेस कर दें, ठीक। तो कॉमन सा एक्सप्रेशन में क्या करना है आपको, ये तो देखना है कि एक्सप्रेशन रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो एक जैसे लग तो रहे हैं देखने में, लेकिन क्या वाकई वो सेम हैं। अगर सेम हैं तभी आप उनको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेसमेंट में भी दो तरीके बताए हैं, या तो आप इक्वल करके लिख दीजिए या उस वेरिएबल को हटा दीजिए और जहाँ जहाँ वो वेरिएबल आया है
वहाँ उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। दोनों तरीके से आप कॉमन सब एक्सप्रेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया था, यहाँ पर क्या दिखाया था कि हमने डी को डी रहने दिया है और दूसरी जगह से डी इक्वल टू बी लिख दिया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है जिसमें मैंने बिल्कुल हटा के बताया है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा आता रहता है। ये देखिए प्रॉब्लम, ये भी एग्जाम्पल है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन का। यहाँ पर देखिए T1 इक्वल टू 4 इंटू आई, T2 इक्वल टू ये लिखा हुआ है, T3 ये लिखा हुआ है, T4 इक्वल टू 4 इंटू आई। ये देखिए ये लाइन दोनों सेम है। और देखिए दोनों ही, ऐसा नहीं कि दोनों ही क्या यूज़ कर रही हैं, आई की इनिशियल वैल्यू यूज़ कर रही होंगे जो भी होगी। ऐसा नहीं कि दोनों में पहले और तीसरे की तरह कोई अंतर है, दोनों सेम है बिल्कुल, ठीक है। दोनों से रिजल्ट भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। बाकी ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ लिख दूँ T4 इक्वल टू T1, ठीक है, एक तो तरीका ये है। या दूसरा तरीका क्या है कि मैं T4 इक्वल टू 4 इंटू आई को पूरी तरह हटा दूँ और जहाँ जहाँ पर मेरा T4 आया होगा वहाँ मैं क्या कर दूँ, T1 कर दूँ, क्योंकि T1 और T4 दोनों क्या हैं, दोनों सेम है, दोनों ही कॉमन एक्सप्रेशन एलिमिनेशन में आएंगे। तो मैंने क्या किया इस वाली प्रॉब्लम में, मैंने इस वाले एडिशन को पूरी तरह हटा दिया है। देखिए यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है, पहली लाइन एज इट इज़, दूसरी लाइन एज इट इज़, तीसरी लाइन एज इट इज़, फोर्थ लाइन मैंने हटा दी, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन। लेकिन मैंने क्या चेंज किया है, मैंने जब T4 पूरी तरह हटा दिया तो जहाँ जहाँ पर T4 आया होगा, T4 कहाँ आया, सिर्फ यहाँ पर आया। तो अगर मैं T4 को पूरी तरह हटाऊँगा तो जहाँ जहाँ पर T4 आया होगा उसे किससे रिप्लेस करूँगा, मैं T1 से। तो देखिए मैंने T4 आया यहाँ पर, उससे किससे रिप्लेस कर दिया, T1 से रिप्लेस कर दिया। तो या तो आप इक्वल करके लिख दो, जैसे यहाँ लिखा D इक्वल टू B है, या फिर अगर उस वेरिएबल को पूरी तरह हटा रहे हो तो आप क्या कर दो उसके लिए कि जहाँ जहाँ पर वो वेरिएबल आ रहा है उसको उसके दूसरे वाले वेरिएबल से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन कर सकते हैं। कॉमन सब एक्सप्रेशन में जो रिपीटेड स्टेटमेंट आ रहे हैं उनको दो तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों तरीके का मैंने एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिया। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।